हिंदी पत्रकारिता पर खोज की है, ऐसे सखावत भी है और ओम भाटी जी जो जनसत्ता के पूर्व प्रधान संपादक रहे हैं, अधिवेशन जी दैनिक संपादक से जुड़े हैं। वे लोग भी यहाँ पैदा टीवी और सबके संपर्क हैं। आज का ये समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उदंड मातंड पर हम चर्चा कर रहे हैं। उदंड मातंड के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं और कलकत्ते के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। इसी कलकत्ता शहर में जो हसन रोड और चितपुर रोड के पास बड़ा बाजार में 37 नंबर आमला तल्ला गली, अमरतल्ला लेन कहते हैं, वहां से उदंड मातंड का प्रकाशन शुरू हुआ। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे और यह पत्र मुन्नू ठाकुर के प्रेस में छपता था। एक तरह से हिंदी का पहला प्रेस भी संभवतः यही है। तो कलकत्ते के लिए यह खास करके गौरव की बात है। इसलिए भारतीय भाषा परिषद ने यह तय किया कि हम कोलकाता में उदंड मातंड को लेकर के चर्चा करेंगे, जिससे कि उदंड मातंड और इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता की जो लंबी यात्रा है 200 वर्षों, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोलकाता खासकर 19वीं सदी 1826 से लेकर के लगभग 1920 तक लगभग 100 साल, 100 सालों का जो कलकत्ता है वो केवल उदंड मातंड की जन्मभूमि भी नहीं है, हिंदी पत्रकारिता की गौरव भूमि। हिंदी 19वीं सदी में जितने अच्छे अखबार कोलकाता से निकलते थे वो राजधानी थी। इस साल महानगर राजधानी 1911 तक था, राजधानी थी। तो सुधाने जी उसी के वक्ता भारत मित्र जैसे पत्र यहाँ से निकले। इस भूमि की, कलकत्ता भूमि की एक और अच्छी पहचान ये है कि आप जरा 19वीं सदी के पत्रों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि हिंदी क्षेत्र से जो पत्र निकला 1846-48 के आसपास, बनारस अखबार, उसका नाम था बनारस अखबार, बनारस से जुड़ा हुआ था। 1872 में एक अखबार निकला बिहार बंधु, ठीक है, बिहार से जुड़ा हुआ था। और वहीं 1829 में बंगदूत राम मोहन राय ने निकाला था, उसमें भी हिंदी का एक हिस्सा था। राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्व ने भी हिंदी पत्रकारिता, हिंदी में सूचना प्रसारण की आवश्यकता महसूस की थी। तो 1878 में जो कोलकाता से जो पत्र निकला उसका नाम था भारत मित्र। अब देखिए जो बनारस अखबार बिहार बंधु से जो भारत मित्र की यात्रा है, यहाँ तक आते आते यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत भाव की प्रधानता हो गई तो ये कलकत्ता की देन है। ये कलकत्ता का एक बहुत बड़ा योगदान है कि इसने पत्रकारिता को केवल एक प्रांत से नहीं, केवल एक जिला से नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत हिंदी में हम जब सोचते हैं तो केवल हिंदी बनारस या पटना या केवल उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम हिंदी में सोचते हैं तो हम भारत के बारे में सोचते हैं। ये हिंदी पत्रकारिता की एक बहुत बड़े बहुमूल्य संदेश है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और ये जो भारत भाव है, भारतेंदु ने भारत जननी निकाली, भारत दुर्दशा निकाली, और वहां से लेकर के 1912 में मैत्री शरण गुप्त ने भारत भारती निकाली। ये जो भारत की जो गूंज है, ये हिंदी की गूंज है, ये हिंदी का स्वभाव है। तो ये यहाँ कहने की जरूरत है कि जो भारत भाव आज 2026 में भी एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। अभी भी भारत भाव
कि भारत के लोगों में भारत भाव की बहुत अधिक जरूरत है और अभी भी हम बहुत लैक करते हैं, बहुत हम अभी इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। ये भी एक चर्चा का बिंदु हो सकता है कि कैसे ये जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है इसको हिंदी पत्रकारिता आगे ले जा सकती है। और कई मुद्दे हैं, जैसे आपको बताएं कि इस समय क्या है, इस समय जो सारी सूचना क्रांति जिसे आप कहते हैं, सारी क्रांति सूचना क्रांति में सीमित हो गई। सूचना समाज आप कहते हैं, पूरा समाज केवल सूचना समाज में सीमित हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो पहले के विभाजन थे, जैसे एक समय कहा जाता था कि डिजिटल साक्षर डिजिटल निरक्षर, दुनिया दो भागों में बटी हुई है, डिजिटल साक्षर में और डिजिटल निरक्षर। आज हम क्या कह सकते हैं, ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि आज दुनिया जो है वो डेटापति और डेटा दास में बट गई है। एलन मस्क जैसे लोग जो दुनिया के सबसे अमीर हैं, कोई कार का उद्योग करके, किसी स्टील का उद्योग करके सबसे अमीर नहीं है, वे अमीर है सूचना का व्यापार करके। आज उनके पास खबर है कि किसी भी देश में पाताल के नीचे भी जो छुपा हुआ है उसको भी एआई के मदद से, उसको भी सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से ढूंढ निकालता है। शक्तिमान जो है वो ढूंढ निकालता है कि पाताल के नीचे मार डालता है। तो ये डेटा की ताकत है। तो आज दुनिया में उसका ज्यादा बड़ा साम्राज्य है। आज बड़े बड़े उद्योगपति, आज टाटा बिरला का युग नहीं है, या टाटा बिरला जैसे लोगों का, या फोर्ड कंपनी जैसे लोगों का युग नहीं है। ये जमाना है एलन मस्क जैसे लोगों का, जो सबसे अमीर है दुनिया में और सूचना के व्यापार की बदौलत ये सबसे अमीर है। इसलिए क्या इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि पूरी दुनिया जो डेटापति और डेटा दास पे बदलती जा रही है, क्या इसका ऐसे रास्ता मनुष्य कहाँ खड़ा होकर के सोचे, मनुष्य कहाँ खड़ा होकर के कुछ कल्पना करे, मनुष्य कहाँ होकर के कुछ अपने मूल्यों के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए लड़े। ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है आज के समय। देखिए पहले हम लोग अभी 30-35 साल पहले तक, ज़्यादा पहले भी नहीं, ये 40 साल पहले तक अगर सुबह होती थी, नींद खुलती थी, तो आदमी क्या मांगता था? अखबार मांगता था, चाय मांगता था। आज नींद खुलते ही आदमी देखता है मोबाइल कहाँ आया। ये इतनी दुनिया बदल गई है, 200 वर्षों में इतना बड़ा फर्क आ गया। तो आप सोच सकते हैं कि जब सुबह होती है तो मुर्गी बांध देते हैं, जगाते हैं लोगों। तो हिंदी पत्रकारिता जो थी एक समय तक, कम से कम 30-40 साल पहले तक वो मुर्गे की तरह जगाने वाली पत्रकारिता जगाती थी, सब गीता से भी जगाती थी, कि वो बात में गीता से भी जगाती। और जो आज का मीडिया है, आप देखिए, पोल्ट्री के मुर्गे की तरह है, पोल्ट्री के मुर्गे बाग नहीं देते। तो ये जो बड़ा फर्क आया है, ये भी देखने की चीज़ है। अब देखिए, पहले एक और भी आप एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे पहले के जो पाठक होते थे अखबारों के, तो शब्द पहेली और सुडोको का इस्तेमाल करते थे और उससे ज्ञान मिलती होती थी। शब्द बनाइए, एक लाइन रहती थी, ये है, इसके आधार पर खोजिए, नगर का नाम खोजिए, पत्ता है तो ल लगाइए, ल का नाम। इस तरह से शब्द पहेली होती थी, इससे ज्ञान बढ़ता है, शब्द ज्ञान बढ़ता है, सुडोको उससे भी ज्ञान बढ़ता है। आज देखिए तो आपका जो वीडियो गेम खेल वो भी था, पर वो ज्ञान बढ़ाने वाला खेल था, और ये वीडियो वो ज्ञान का आनंद था। और वीडियो गेम में आप देखेंगे हमेशा किसी मार काट है उसको। तो ज्ञान के आनंद से हिंसा के मजे की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। ये जो मीडिया में जो बड़ा फर्क आया है कि पहले बात पढ़ करके मतलब पहेली और सुडोको वगैरह में हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान का आनंद उठता है। कोई
शब्द मिल जाए तो खुशी हो जाती थी मन में, प्रफुल्लित हो जाता था आदमी, खुशी फूट पड़ जाए वह मिल गया, हल कर दिया मैंने। आदमी को पैसे बनाए जा रहे जो वीडियो गेम है, तमाम जो ड्रीम है और रील है और मीम आदि हैं, वो सब पैसे बना रहे हैं। ये सारी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सोचने की आवश्यकता है। एक और बड़ी समस्या है कि जो पहले पत्रकार थे, संपादक थे, पत्रकार थे, संपादक संस्था बहुत मजबूत थी, संपादक हुआ करते थे। पर एक ऐसा जमाना भी आया आज देखिए कि आज पत्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, इन्हें कहते हैं आप जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस डालने वाले, नई शब्दावली है। और क्या है भाई, तो कंटेंट क्रिएटर हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। क्या है, तो जो रील और मीम बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2025 में डिजिटल मीडिया की आमदनी प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया से भी बहुत पीछे हो गई। आज जो डिजिटल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो मीम वगैरह के राजनीतिक फैक्ट्रियाँ, तमाम पार्टियों ने राजनीतिक फैक्ट्रियाँ बना ली हैं। किसी का धड़ है तो किसी का सिर लगा दिया, किसी का सिर है तो किसी का धड़, किसी का सिर है तो किसी का धड़ लगा दिया। ये जो खेल चल रहा है बड़े फूहड़ हास्यास्पद, आप कह सकते हैं absurd, irrationality, irrational। इसमें ये सारी जो नई प्रवृत्तियों का व्यय हो रहा है, ये कहाँ जाकर के ये सारी प्रवृत्तियाँ दिखेंगे, ये देखना। तो ये बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जो प्रिंट मीडिया है वो भविष्यहीन है? क्या उसकी कोई जरूरत नहीं है प्रिंट मीडिया की? भी आपके विचार करना चाहिए कि क्या वो भविष्यहीन है? भविष्यहीन है नहीं तो कैसे है? क्योंकि ये तो सही बात है कि केवल भारत की घटना नहीं है, दुनिया भर के नौजवानों में समाचारों की भूख कम होती जा रही है। अब जो आपके हमारे आपके बच्चे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और जो मैनेजमेंट में जा रहे हैं, उनको ये चिंता नहीं है कि आज देश में कौन सी राजनीतिक घटना घटी और किस पार्टी की सरकार है और किस पार्टी की सरकार है। किसी नौजवान को आज जो बहुत मॉडर्न है, आप जानते हैं कि 5 लाख 15 लाख हमारे भारतीय बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनको कोई चिंता नहीं। अमेरिका में अभी भी अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर इकोनॉमिक्स जैसे अखबार जो निकलते हैं या जो गार्जियन जैसे अखबार निकलते हैं, उस प्रिंट मीडिया का अभी भी महत्व है उन देशों में, अभी भी महत्व। तो एक और चीज़ समझ में आ सकती है कि लाख डिजिटल मीडिया बढ़ जाए, लाख टीवी पर समाचार हो, आदमी उसी समाचार को पक्का समझता है जो प्रिंट मीडिया में करता है। इसका मतलब कि प्रिंट मीडिया आज भी किसी भी दूसरे माध्यमों से अधिक विश्वसनीय है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी संभावना का क्षेत्र है कि आम पाठकों के लिए अखबार में देखते हैं, अखबार में छपा है कि नहीं छपा, आपके सोशल मीडिया में, आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में खबरें आ जाती हैं, तब पाठक जो सच्चाई की तलाश है, क्योंकि हम जानते हैं एक तरह से कि क्या प्रिंट मीडिया का भविष्य है। इस सवाल का सीधा संबंध इस सवाल से है कि क्या हमारे देश में मानवीय संबंधों का महत्व बचा रहेगा? क्या हमारे देश में तथ्य से प्रेम बचा रहेगा? क्या हमारे देश में स्वतंत्रता से प्रेम बचा रहेगा? अगर हमारे देश में तथ्य से प्रेम बचा रहेगा, अगर हमारे देश में मानवीय संबंधों और स्वतंत्रता से प्रेम बचा रहेगा, तो प्रिंट मीडिया भी बचा रहेगा। ये है, अगर ऐसा है तो हमारे लिए एक बड़ा आश्वासन बताने का है कि तमाम डिजिटल मीडिया के बावजूद अभी भी प्रिंट मीडिया सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़े भरोसे की चीज़ है जो पाठकों में अभी इसको बचा कर हम अगर अपने भीतर पाठक को बचा लेते हैं और पाठक हमारा दर्शक में विसर्जित नहीं होता है, क्योंकि अभी वो चल रहा है पाठक का दर्शक बनना, रूपांतरण, पाठक का जब दर्शक में रूपांतरण होता है तो बहुत कुछ आत्मविसर्जित होता है। प्रिंट मीडिया
धीमे धीमे चलने वाला मीडिया है। आप देखते होंगे कि जो टीवी मीडिया है या जो सत्य तेज मैंने बोल क्या है, हम सबसे तेजी की गति, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे केवल गति नहीं हो, थोड़ी गहराई भी। अब ये गहराई पत्रिकाओं, छपी हुई पत्रिकाओं से, पुस्तकों से वो गहराई पैदा होती है। तो ये ठीक है कि प्रिंट मीडिया जिसे आप कह सकते हैं स्लो जर्नलिज्म, ये टीवी की तरह से और डिजिटल मीडिया की तरह से ये फास्ट जर्नलिज्म नहीं है, ये स्लो जर्नलिज्म है। लेकिन जीवन में केवल गति की जरूरत नहीं होती, कभी कभी कहीं कहीं उस धीमेपन की जरूरत हो सकती है, जहाँ हम खुद सोचने के लिए हमें स्पेस हो, जहाँ कल्पना करने के लिए स्पेस हो, जहाँ हम अपनी स्थितियों को टटोल सकें, बचा सकें, उसके लिए स्पेस हो। गति में इनके लिए स्पेस नहीं है, धीमेपन में उनके लिए स्पेस होता है। तो ये भी एक प्रिंट मीडिया के लिए एक संभावना की बात है। जब तक मनुष्य में सोचने की शक्ति रहेगी, जब तक मनुष्य में कल्पनाशीलता बची रहेगी, और जब तक मनुष्य में स्मृतियों के प्रति, हमारी जो राष्ट्रीय स्मृतियाँ हैं, हमारे देश की जो महान स्मृतियाँ हैं, उनके प्रति जब तक हमारे मन में सकारात्मक भाव रहेगा, तो तब तक प्रिंट मीडिया ही प्रचार रहेगा। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मुगल मार्केट को याद करते हुए मीडिया पर बहुत सारी चर्चा दिन भर करेंगे, तो कई बार जो है वो अपनी स्मृतियों से जुड़ना। कल्पना कीजिए कि 2000 साल पहले, 200 साल पहले इसी कलकत्ता से, अमरतल्ला लेन से उगल टमाटर कितनी प्रतियाँ छपती होंगी? क्या लगता है? 1000-2000 छपती होंगी? 25-50 प्रतियाँ छपती होंगी। जाने जहानुमा अखबार जो था, जो 4 साल पहले निकलना शुरू हुआ था इसी कलकत्ते से, तो किसने निकाला? उर्दू अखबार किसी मुसलमान ने नहीं निकाला, हिंदू ने निकाला। उर्दू का पहला अखबार हिंदू ने निकाला, हरिहर दत्त ने निकाला था जाने जहानुमा। और उसकी कुल कितनी प्रतियाँ छपती? 28 प्रतियाँ छपती। और एक और विचित्र बात है जो आप जान के आश्चर्य होगा आपको, और वो ये कि जाने जहानुमा को सरकार की तरफ से डाक की छूट थी, मैंने कम डाक में ये दूर तक अपनी सामग्री भेज सकते थे अपने पाठकों के पास में, लेकिन उदंड मार्तंड तो डाक की छूट नहीं थी, क्योंकि उसमें कैसी खबरें छपती थी? उसमें खबरें छपती थी, देखो आप जानते थे कोई था उसको उद्देश्य बात करता है हिंदुस्तानियों के हित के हेत, तो जो हिंदुस्तान का सपना था, हिंदुस्तान के राजों का, उसके अलावा लूट की छूट, अंग्रेजी व्यापारियों की आलोचना, सर्पदंश से उपचार के लिए झाड़ फूंक की जगह औषधि का उपयोग कीजिए, ये भी छपी उसमें। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि का प्रचार हुआ कि झाड़ फूंक पहले हाल तक 50-60 साल पहले तक बिच्छू और सांप काटते थे तो पहले झड़वाते थे, लेकिन नहीं, वो उदंड मार्तंड में औषधि का पक्ष लिया, वैज्ञानिक दृष्टि का पक्ष लिया, अंग्रेजी राज्य का, व्यापार का, लूट का विरोध किया उसने, हिंदुस्तान का सपना देखा उसने। तो ये इसलिए ऐसे अखबार को अभी आपको जान का दर्द होगा, ये लोग अगस्त को लेकर बड़ा परेशान हुए कि बुक पोस्ट खत्म हो गया है। अब बुक पोस्ट अब जो हम लोग कागज भेजते थे 24 रुपये में, अब देना पड़ता है उसी को 47 रुपया या 45 रुपये से। अब कल्पना कीजिए बुक पोस्ट उठ गया एकदम। तो उस समय भी सुरेंद्र मार्तंड ने वो डाक की छूट, सरकारी छूट नहीं मिली। सबसे पहले जो हिक्की गजट निकला था, हिक्की गजट 46 साल पहले निकला था, तो उसमें क्या था कि अंग्रेजों ने हिक्की को बहुत परेशान किया, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था, अंग्रेज होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था हिक्की गजट, मुझे बंगाल गजट का नाम हो सकता है। तो अंग्रेजों ने डाक की छूट बंद कर दी, डाक की छूट बंद कर दी, तो हिक्की ने क्या किया, तुम डाल तो मैं पास, उसने 20 हरकारे रख लिए घोड़े पर, घोड़े वाले, और उसके अखबार को वो हरकारे घोड़े पर चढ़ के दूर तक ले जाते, उनके माध्यम से उसने अपने पत्र का संघर्ष
उसकी आवाज़ को दबाना संभव नहीं हुआ, तो उसकी आवाज़ को दबाना संभव नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया, जबरदस्ती उसको जहाज में बैठा करके इंग्लैंड भेज दिया। मतलब जो भारतीय पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी वही प्रतिवाद से हुई कि गजब प्रतिवाद का पत्र था। तो आप इस इतिहास पर गौर करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्मृतियाँ हैं, हमारी स्मृतियाँ हमारे देश के पुनर्निर्माण में, हमारी संस्कृति के पुनर्निर्माण में, हमारी भाषा के पुनर्निर्माण में बौद्धिक उर्वरक का काम करती है। तो आज उदय मार्तंड को याद करना तरह से इसको एक बौद्धिक उर्वरक के रूप में देखना चाहिए। हमें कई बार पीछे कुछ देखना पड़ता है। सिंहावलोकन जिसे सिंह कैसे, सिंह आगे चलता है लेकिन पीछे देखता चलता है, उसी को सिंहावलोकन कहते हैं ना। सिंह पीछे चलते देखते, कभी कभी हम लोगों को ऐसे सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन क्या होगा अतीत पे चर्चा कर, क्या होगा पीछे पे चर्चा कर, नहीं दृष्टि मिल सकती। अब एक आखिरी उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। क्रिकेट के पिच पर बॉलर जो है वो किधर जाता है, वो पीछे की तरफ जाता है। गेंदबाज जो है वो क्रिकेट के पिच पर बॉल मारने के लिए पीछे की तरफ जाता है, पीछे बॉल नहीं फेंकता, फिर दौड़ता दौड़ता आगे सामने तेजी से। जितना जब ज़्यादा पीछे जाता है उतनी फास्ट, उतनी तेज गति से वो सामने की तरफ बॉलिंग करता है। कई बार इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं कि जब सामने की तरफ बॉल फेंकने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, और ये बात से सीख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं ये विषय में प्रश्नों को मेरा सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय भाषा परिषद और भारतीय शताब्दी समारोह हिंदी पत्रकारिता अतीत और भविष्य शनिवार 23 मई 2026 बोल रहे थे डॉक्टर शंभुनाथ।